हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। प्यारे बच्चों, आज आपके लिए अर्थशास्त्र का पहला पाठ विकास इसको लेकर आए हैं और इस पाठ में हम देखेंगे विकास और उससे जुड़ी हुई धारणाओं को। इस पूरे वीडियो में मैंने इस पूरे पाठ को समाहित किया है और इसको मैं आपको स्लाइड के माध्यम से दिखाऊंगा। तो आइए देखते हैं विकास और उससे जुड़े हुए तथ्यों के बारे में कुछ जानकारी। सबसे पहले विकास क्या है, व्हाट इज़ अ डेवलपमेंट। विकास एक व्यापक शब्द है जिसमें निवल प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, लोगों के जीवन स्तर में सुधार, गरीबी में कमी आदि जैसे शामिल होते हैं। विकास का अर्थ है प्रगति, यानी आप हर समय जब भी आप तरक्की करते हैं, प्रगति की ओर बढ़ते हैं, तो ये समझिए कि विकास हो रहा है। विकास का सामान्य अर्थ होता है किसी भी व्यक्ति या राष्ट्र की पिछली अवस्था से बेहतर अवस्था में पहुंचना। यानी जब आप जो अवस्था आपकी पहले थी, यदि उसमें कुछ सुधार हुआ है तो निश्चित रूप से ये विकास है। विकास के अर्थ हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होते हैं। आइए विकास की विशेषताओं के बारे में जानते हैं। विभिन्न लोगों के लिए विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि हर व्यक्ति के लिए विकास अलग अलग होता है। एक भूमिहीन जो किसान है उसके लिए विकास का लक्ष्य अलग हो सकता है। एक अमीर जो किसान है, जो समृद्ध किसान है, उसके लिए अलग लक्ष्य होगा। शहरों में रहने वाले लोगों के लिए विकास के लक्ष्य अलग होंगे और गांव में रहने वाले लोगों के लिए विकास के लक्ष्य अलग हो सकते हैं। एक व्यक्ति के लिए जो विकास है वो दूसरे के लिए विकास नहीं हो सकता, दूसरे के लिए वो विनाशकारी भी हो सकता है। कहने का अर्थ है कि यदि मान लीजिए किसी गांव में सड़क आ रही है तो एक व्यक्ति जो दूर तक जो पैदल जाता था अपनी नौकरी करने के लिए, और उसके लिए तो विकास हो गया, लेकिन वहीं दूसरा व्यक्ति जिसके पास सिर्फ एक खेत था, यदि उसका खेत उस सड़क निर्माण में चला जाता है तो उसके लिए वो विनाशकारी भी हो सकता है। इसी प्रकार हम दूसरा उदाहरण भी देख लेते हैं कि जैसे जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनको अपने उद्योगों को चलाने के लिए बिजली चाहिए और बिजली के लिए बड़े बड़े डैम चाहिए उन्हें, लेकिन जहाँ डैम बनेगा वहाँ रहने वाले लोगों के लिए विस्थापन, उनको अपनी ज़मीन से दूर जाना पड़ सकता है, तो वो उनके लिए विनाशकारी हो सकता है। तो कहने का अर्थ है कि जो एक व्यक्ति के लिए विकास है वो दूसरे के लिए विनाशकारी हो सकता है। विकास को मापने का सबसे महत्वपूर्ण अंग है आय। यानी हम ये देखते हैं कि जब भी किसी व्यक्ति की आय में वृद्धि होती है तो लोग ये सोचते हैं कि विकास हो रहा है, लेकिन सिर्फ आय ही ज़रूरी नहीं है। इसके अतिरिक्त लोग ये चाहते हैं कि लोग उनके साथ बराबरी का व्यवहार करें, स्वतंत्रता, सुरक्षा और दूसरों से आदर मिलने की इच्छा भी रखते हैं। ये विकास के अन्य पहलू भी हैं। विकास के लिए लोग मिले जुले लक्ष्यों को देखते हैं। तो विकास के लक्ष्य क्या क्या हैं? किसी भी देश या किसी व्यक्ति के विकास के लक्ष्यों को देखें तो किसी देश के विकास यानी राष्ट्रीय विकास के लिए बहुत सारे जो लक्ष्य हैं उनमें से कुछ लक्ष्यों को मैंने यहाँ पर लिया है। जैसा पहला है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय, इसको औसत आय भी हम कहते हैं। यानी एक देश की कुल आय को यदि कुल जनसंख्या से यदि हम भाग दें तो उससे मिलने वाली राशि को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। सन 2016 में भारत की प्रति व्यक्ति आय 1340.4 अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष थी, यानी इसको औसत आय भी कहा जाता है। दूसरा है सकल राष्ट्रीय उत्पाद।
किसी देश में उत्पादित होने वाली कुल आय को सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। इस आंकड़े में हर प्रकार की आर्थिक क्रिया से होने वाली आय को शामिल किया जाता है। यानी आर्थिक क्रिया वे क्रियाएं जिनसे धन की प्राप्ति होती है। शिशु मृत्यु दर। प्रति 1000 जन्म में 1 साल से कम आयु में मरने वाले बच्चों की संख्या को शिशु मृत्यु दर कहा जाता है। यह दर जितनी कम होगी, विकास के दृष्टिकोण से उतनी ही बेहतर मानी जाती है। और सन 2011 के अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर 30.15 प्रति 1000 है। इसका अर्थ है कि भारत में स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी नहीं हैं। यानी जितनी कम शिशु मृत्यु दर होगी, हम कह सकते हैं कि उस देश का विकास उतना अच्छा हुआ है, यानी वहाँ स्वास्थ्य सेवाएं बहुत अच्छी हैं। इसके अलावा विकास में लिंगानुपात, यानी प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की जनसंख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात 940 है। इसका अर्थ यह हुआ कि भारत में महिलाओं की स्थिति बेहतर नहीं है। तो लिंगानुपात जैसे बढ़ेगा, हम ये कह सकते हैं कि देश में विकास हो रहा है। जीवन प्रत्याशा दर। जीवन प्रत्याशा दर का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति के जीने की कितनी संभावना है। यानी एक औसत वयस्क अधिकतम जितनी आयु तक जीता है, उसे उसकी संभावित आयु या जीवन प्रत्याशा दर कहते हैं। भारत में 2011 के अनुसार पुरुषों की जो संभावित आयु है वो 67 वर्ष यानी 67 ईयर्स तथा महिलाओं की संभावित आयु 72 ईयर्स है। संभावित आयु जितनी लंबी होगी, उस क्षेत्र की मूलभूत सुविधाएं उतनी ही अच्छी होंगी। तो ये भी विकास का एक लक्ष्य है। जितनी अधिक जीवन प्रत्याशा दर होगी, उतना वो देश विकसित होगा। और वर्तमान समय में जापान की जो जीवन प्रत्याशा दर है वो दुनिया में सबसे अधिक है। इसमें विकास को मापने के लिए साक्षरता दर को भी लिया जाता है, एक मानक है ये। इसमें 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का जो अनुपात होता है उसे साक्षरता दर कहा जाता है। यहाँ साक्षर जनसंख्या का अर्थ है पढ़े लिखे लोगों से, यानी जो किसी भाषा को पढ़ना जानता हो, बोलना जानता हो और उसे समझना भी जानता हो। सन 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74% यानी 74% है। और एक कुशल मानव संसाधन को तैयार करने के लिए शिक्षा का होना बहुत ज़रूरी है। निबल उपस्थिति अनुपात। निबल यानी शुद्ध उपस्थिति अनुपात, यानी यहाँ पे हमने 14 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों को लिया है जो स्कूल जाने वाले बच्चे होते हैं। और 14 से 15 वर्ष की आयु के कुल बच्चे, मान लीजिए 14 से 15 वर्ष की आयु के देश में कुल 50,000 बच्चे हैं और उन 50,000 बच्चों में कितने बच्चे स्कूल जाते हैं। यानी हमने मान लिया कि जैसे 45,000 बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो ये उसका निबल उपस्थिति अनुपात हो जाएगा। यानी स्कूल जाने वाले बच्चे और कुल बच्चों की संख्या। तो ये जितना ज़्यादा होगा उतना उस देश में शिक्षा की व्यवस्था उतनी अच्छी होगी, यानी विकास हो रहा है। आधारभूत संरचना। किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए आधारभूत संरचना रीढ़ की हड्डी का काम करती है। अच्छी आधारभूत संरचना से किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में जान आती है और हर तरफ समृद्धि आती है। आधारभूत संरचना का अर्थ होता है कि किसी भी देश में जो उद्योग हैं, शिक्षा है, जीवन प्रत्याशा दर है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, उन सबकी स्थिति क्या है। अगर ये मजबूत है तो उस देश का विकास उतना अच्छा हो रहा है। इसमें विभिन्न देशों के बीच तुलना किस प्रकार से की जाती है कि किस देश में विकास कितना ज़्यादा हो रहा है, किस देश में कितना कम हो रहा है, क्या इसको
देखा जा सकता है, क्या इसके बीच तुलना की जा सकती है। तो विकास के आधार पर विभिन्न देशों को विकसित, अल्प विकसित तथा विकासशील की श्रेणी में बांटा गया है। यहाँ जिन देशों की राष्ट्रीय आय अधिक होती है उन्हें हम विकसित देश कहते हैं, जैसे अमेरिका है, रूस है, कनाडा है, ब्रिटेन है। इन देशों की राष्ट्रीय आय बहुत अधिक है। विकसित देशों के लिए विश्व बैंक हर वर्ष विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है, यानी WDR, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, जिसमें प्रति व्यक्ति आय के आधार पर देशों को विकसित और विकासशील में वर्गीकृत किया जाता है। प्रति व्यक्ति आय आपको पहले ही बता दिया कि प्रति व्यक्ति आय का अर्थ होता है देश की कुल आय बटे देश की कुल जनसंख्या। इससे जो राशि हमें प्राप्त होती है वो प्रति व्यक्ति आय होती है। तो विश्व बैंक प्रति व्यक्ति के आय के आधार पर विकसित और विकासशील देशों की गणना करता है, उनका आकलन करता है। यहाँ विश्व बैंक ने कहा है कि जिन देशों की आय 12,616 अमेरिकी डॉलर या उससे अधिक होती है उनको हम विकसित देश या अमीर देशों की श्रेणी में रख सकते हैं। जिन देशों की आय 1,035 अमेरिकी डॉलर या उससे कम होती है उन देशों को विकासशील देश या निर्धन देशों की श्रेणी में रखा जाता है। और जैसा हमने आपको पहले ही बताया कि भारत की प्रति व्यक्ति आय 1,340 अमेरिकी डॉलर के बराबर है, तो भारत मध्य आय वर्ग वाले देशों की श्रेणी में आता है। क्या आय ही ज़रूरी है या अन्य ऐसे मापदंड हैं जिनके आधार पर हम विकास को मापते हैं? यहाँ एक डाटा आपको दिया जा रहा है जिसमें 3 राज्यों की तुलना है भारत के, और ये महाराष्ट्र में जैसे शिशु मृत्यु दर है वो 25 है, साक्षरता दर 82, निबल उपस्थिति अनुपात यहाँ पे हमने 14 से 15 आयु वर्ग को लिया है 64, और प्रति व्यक्ति आय 2012-13 के अनुसार 1,07,670 रुपये महाराष्ट्र की है। तो प्रति व्यक्ति आय यहाँ पे ज़्यादा है। केरल को देखते हैं, यहाँ पे शिशु मृत्यु दर 12, साक्षरता दर 94 और निबल उपस्थिति अनुपात 78, प्रति व्यक्ति आय 88,527 रुपये। बिहार की शिशु मृत्यु दर है 43, साक्षरता दर 62, निबल उपस्थिति अनुपात 35 और प्रति व्यक्ति आय है 28,774। तो यहाँ हम देखते हैं कि प्रति व्यक्ति आय जो है महाराष्ट्र की सबसे अधिक है, लेकिन अगर शिशु मृत्यु दर को देखें तो सबसे कम केरल की है, यानी केरल में स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हैं। साक्षरता दर केरल की सबसे अधिक है, निबल उपस्थिति अनुपात केरल की सबसे अधिक है, प्रति व्यक्ति आय महाराष्ट्र से थोड़ी कम है, लेकिन आय के साथ साथ इन अन्य मापदंडों का होना भी बहुत ज़रूरी है। इस आंकड़े को हमने यहाँ पे दिखाया है। तो इस विवरण से हमें साफ दिखाई दे रहा है कि प्रति व्यक्ति आय किसी भी देश के विकास को परिभाषित करने का पूर्ण मानक नहीं है। अन्य कारक भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा होने का अर्थ ये नहीं है कि आपके यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं बहुत अच्छी हो सकती हैं या शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा हो सकता है। इसके अलावा शरीर द्रव्यमान सूचकांक यानी पोषण एक अन्य पहलू है विकास को मापने का। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मानक है जो किसी वयस्क के कुपोषण को निर्धारित करता है, वह है शरीर द्रव्यमान सूचकांक यानी बॉडी मास इंडेक्स BMI। पोषण भी विकास का पहलू है, यानी प्रति व्यक्ति आय जो साक्षरता है उसके अलावा कौन व्यक्ति अगर वो स्वस्थ नहीं है तो उसको मापने का एक सूचकांक है जिसको कहते हैं BMI। यदि हम किसी व्यक्ति के भार को उसके लंबाई के वर्ग से भाग देते हैं
तो उस व्यक्ति का BMI ज्ञात हो जाता है। यदि किसी व्यक्ति का BMI आपको निकालना है तो उसके लिए एक सूत्र है, फॉर्मूला है, ये देख लीजिए। बॉडी मास इंडेक्स इजकल टू वेट इन kg, भार आप किलोग्राम में लेंगे, एंड हाइट इन मीटर्स, हाइट को मीटर्स में लेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे तो आपको BMI ज्ञात हो जाएगा। यदि किसी व्यक्ति का BMI 18.5 से नीचे है तो वह व्यक्ति कुपोषण का शिकार है, और यदि यह 25 से अधिक होता है तो वह व्यक्ति अति भारित है। इसकी माप 18 से 25 के बीच रहनी चाहिए। यदि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है मैंने कि यदि किसी वयस्क की लंबाई 1.65 मीटर है और उसका वज़न 50.5 किलो है तो वह व्यक्ति कुपोषित है। लेकिन यदि उसी व्यक्ति का वज़न अगर 68 केजी होता है तो वह अति भारित होगा। दोनों ही मानक बढ़ते बच्चों के लिए सही नहीं है। तो ये भी एक विकास के लिए इसको मापने का एक अन्य पहलू है, पोषण। इसके अलावा पूरी दुनिया में मानव विकास को देखने के लिए मानव विकास रिपोर्ट यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी की जाती है, HDR। ये कई बार इसका एब्रीवेशन जो है आपसे पूछा जाता है, HDR की फुल फॉर्म बताइए या इसका पूर्ण रूप लिखिए, तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट या मानव विकास रिपोर्ट आप इसको लिख सकते हैं। इसको संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा जो जारी मानव विकास रिपोर्ट होती है वो विकास को मापने का सबसे बेहतर मानक है। आज पूरी दुनिया में इस मानक का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें मुख्यतः 3 मापदंडों को आधार बनाकर इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। वे 3 मापदंड कौन कौन हैं? ये मापदंड हैं आपके जीवन स्तर, यानी प्रति व्यक्ति आय के आधार पर किसी व्यक्ति की लाइफ स्टाइल कैसी है वो प्रति व्यक्ति के आधार पर ज्ञात की जाती है। दूसरा है स्वास्थ्य स्तर, यानी जीवन प्रत्याशा दर कितनी है। और तीसरा है शैक्षिक स्तर, यानी साक्षरता दर और नामांकन अनुपात के आधार पर इसको ज्ञात किया जाता है। तो इन 3 मापदंडों के आधार पर UNDP अपनी रिपोर्ट जारी करता है और उसके आधार पर देशों को विकसित, अल्प विकसित, विकासशील की श्रेणी में बांटा जाता है। और इसमें 2014 की मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान दुनिया के 188 देशों में 135वां था, जो कि बहुत अच्छी स्थिति नहीं कही जा सकती है। तो कहने का अर्थ ये है कि मानव विकास सूचकांक जन स्वास्थ्य, शिक्षा, गरीबी के स्तर, असमानता और पर्यावरणीय स्थिति को भी आधार बना करके मानव विकास का आकलन किया जाता है। ये सारी जितने भी यहाँ पे मानक हैं इनको देखा जाता है। आपके प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा हो सकती है, शिक्षा का स्तर अधिक हो सकता है, लेकिन अगर आपके देश का पर्यावरण अच्छा नहीं है तो उस स्थिति को अच्छा नहीं कहा जा सकता। इस विकास को जारी रखने के लिए क्या विकास की अंधाधुंध दौड़ में हम इतने आगे बढ़ जाएं कि हम अन्य पहलुओं को भूल जाएं? इसके लिए ज़रूरी है विकास की धारणीयता। क्या है विकास की धारणीयता? विकसित और विकासशील देशों ने जो भी आर्थिक विकास किया है उसमें उन्होंने प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन और उसको पर्यावरण की कीमत पर प्राप्त किया है। पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचा है इसमें, चाहे लोहा है, कोयला है, सोना है, चांदी है, इसका जो अत्यधिक खनन किया गया है, और जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं उनके अत्यधिक उपयोग के कारण आज इनके भंडार कम हो गए हैं, और जो इनसे संबंधित जो उद्योग हैं उसने पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाया है। इसके लिए ज़रूरी है हमारा पर्यावरण जो संकट में आ गया है, इससे विकास की जो धारणीयता का विचार है वो पूरी दुनिया में तेज़ी से फैल रहा है। क्या है विकास की धारणीयता? विकास की धारणीयता का अर्थ है कि विकास के लिए जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनका हमें ऐसा उपयोग करना है कि वो भावी पीढ़ी के लिए भी सुरक्षित रहें। इसे हम सतत पोषणीय विकास भी कहते हैं। यानी विकास तो करें हम, लेकिन उसके लिए हमें अपने संसाधनों का उपयोग इस प्रकार से करना है कि उनको आने वाली पीढ़ी के लिए भी बचाया जा सके, तभी हम विकास करेंगे। इसमें कुछ है कि हमने विकास के लिए क्या क्या नुकसान झेला है। इसमें भारत का एक उदाहरण यहाँ पे दिया गया है
भारत में सिंचाई के साधनों का अत्यधिक उपयोग करने के कारण कुछ राज्य हैं जैसे पंजाब है, हरियाणा है, पश्चिम बंगाल है, या भारत का पठारी क्षेत्र है, सिंचाई के लिए जो भूमिगत जल का उपयोग किया गया है उसकी मात्रा अब घट करके 40% रह गई है, यानी 60% हमने उसका इस्तेमाल कर लिया है। अगर हम इसको नहीं समझेंगे तो आने वाले वर्षों में ये बहुत कम हो जाएगा, जो कि विकास नहीं कहा जा सकता। इस पीढ़ी का तो विकास हो जाएगा, लेकिन भावी पीढ़ी के लिए क्या बचेगा। एक अन्य उदाहरण है यहाँ पर, पूरी दुनिया में जो प्राकृतिक तेल के भंडार हैं वो बहुत कम रह गए हैं, क्योंकि अधिकांश देश को विकास के लिए प्राकृतिक तेल की आवश्यकता होती है। और एक आंकलन के अनुसार 2014 विश्व ऊर्जा रिव्यू के अनुसार केवल अब ये 53 वर्षों के लिए शेष है पूरी दुनिया में, और इसके लिए अधिकांश देश इसका भंडारण करने लगे हैं, इसको स्टोर कर रहे हैं, और इसके विकल्प की तलाश भी की जा रही है। क्योंकि अगर ये 53 वर्षों के लिए शेष है तो आने वाले वर्षों के लिए हम क्या करेंगे। तो ज़रूरी है विकास की बहस जारी रहनी चाहिए। विकास तभी है जब हम पर्यावरण को भी शुद्ध रख सकें। चाहे आप कितने भी पैसे कमा लें, आप अच्छा पर्यावरण अपने लिए नहीं ला सकते, अच्छी शिक्षा आप नहीं ले सकते। इसलिए विकास के साथ साथ विकास की धारणीयता को भी महत्व देना होगा। थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही। कोई भी सुझाव कमेंट हो तो ज़रूर बताएं। वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में भी ज़रूर बताएं। थैंक यू।